हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका अपना चैनल टीपी स्टडी में। आज हम इस वीडियो में देखेंगे संविधान से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण एमसीक्यू। यह इसका तीसरा प्रैक्टिस सेट है। यदि आप अमीन पटवारी की तैयारी कर रहे हैं, साथ ही छत्तीसगढ़ के किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो उससे संबंधित एमसीक्यू प्रैक्टिस हमारे चैनल के माध्यम से कराई जाएगी। तो आप हमसे जुड़ सकते हैं। व्यापम के वर्तमान पैटर्न के हिसाब से ही हमारे चैनल के माध्यम से एमसीक्यू प्रैक्टिस कराई जा रही है। यह सभी पिछले पेपर में पूछा गया प्रश्न है। इसी से व्यापम द्वारा हमेशा क्वेश्चन उठाया जाता है। तो आप इसको अच्छे से देखेंगे। तो चलिए देखते हैं आज का प्रश्न। देखिए प्रश्न नंबर पहला में क्या पूछा गया है। भारत के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन धर्मनिरपेक्ष शब्द का सही भाव व्यक्त करता है। तो देखते हैं इसका ऑप्शन क्या क्या है। ऑप्शन ए में दिया गया है भारत में अनेक धर्म हैं। बी में है आपका भारतीयों को धार्मिक स्वतंत्रता प्राप्त है। सी धर्मानुपालन व्यक्ति की इच्छा पर निर्भर है। डी है आपका भारत में राज्य का कोई धर्म नहीं है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, भारत में राज्य का कोई धर्म नहीं है। यही धर्मनिरपेक्ष जो शब्द है यही भाव व्यक्त करता है। तो इसको आप लोग ध्यान देंगे। अगला देखते हैं। प्रश्न नंबर दूसरा में क्या पूछा गया है। भारत के संविधान की उद्देशिका में कितने प्रकार के न्याय की व्यवस्था की गई है। तो देखते हैं इसका ऑप्शन क्या क्या है। ऑप्शन ए है आपका 2, बी 3, सी 1, डी 4। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 3। संविधान की उद्देशिका में 3 प्रकार के न्याय की बात की गई है। कौन कौन से न्याय है वह तो आपका है, पहला है सामाजिक न्याय, दूसरा आर्थिक न्याय और तीसरा है आपका राजनीतिक न्याय। तो इसको आप लोग ध्यान देंगे। इसको पेपर में पूछा जा चुका है, आगे भी पूछा जा सकता है। अगला देखते हैं। प्रश्न नंबर तीसरा की बात करते हैं। क्या पूछा है इसमें। भारत के संविधान की उद्देशिका देख लेते हैं। भारत की संविधान की उद्देशिका में क्या कहा गया है। देखते हैं इसका ऑप्शन। ऑप्शन ए है संविधान का भाग है किंतु कोई विधिक प्रभाव नहीं रखता। बी है आपका संविधान का भाग नहीं है और कोई विधिक प्रभाव भी नहीं रखती। आपका सी में दिया है संविधान का भाग है और वैसा ही विधिक प्रभाव रखती है जैसा कि उसका कोई अन्य भाग। डी में बोला गया है संविधान का भाग है किंतु उसके अन्य भागों से स्वतंत्र होकर उसका कोई विधिक प्रभाव नहीं रखता। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आपका, संविधान का भाग है किंतु उसके अन्य भागों से स्वतंत्र होकर उसका कोई विधिक प्रभाव नहीं रखता। अगला देखते हैं। प्रश्न नंबर चौथा में देखते हैं क्या पूछा है। प्रश्न नंबर चौथा में भारत की संप्रभुता के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। देखते हैं क्या क्या दिया है इसमें। देखिए इसमें पहला दिया है भारत राष्ट्रमंडल का सदस्य है। दूसरा में दिया है राष्ट्रमंडल की सदस्यता के कारण भारत की संप्रभुता कम हो जाती है। देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, केवल एक भारत राष्ट्रमंडल सदस्य है। जबकि आपका जो दूसरा दिया है यह गलत हो जाएगा, इसलिए इसका आंसर ए हो जाएगा, केवल एक। अगला देखते हैं। प्रश्न नंबर 5वां देखते हैं क्या पूछा गया है। संसदात्मक शासन व्यवस्था है। देख लेते हैं संसदात्मक शासन व्यवस्था क्या होती है उसको। तो देखते हैं इसका ऑप्शन। ऑप्शन ए है न्यायपालिका का कार्यपालिका पर नियंत्रण होता है। बी है आपका कार्यपालिका का न्यायपालिका पर नियंत्रण होता है। सी कार्यपालिका का विधायिका पर नियंत्रण होता है। डी विधायिका का कार्यपालिका पर नियंत्रण होता है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, विधायिका का कार्यपालिका पर नियंत्रण होता है। अगला देखते हैं। प्रश्न नंबर 6वां देख लेते हैं क्या पूछा है। संसदीय व्यवस्था वाली सरकार वह होती है जिसमें, देखते हैं इसमें ऑप्शन क्या क्या है। ऑप्शन ए है संसद के सभी राजनीतिक दलों का सरकार में प्रतिनिधित्व होता है। बी है सरकार संसद के प्रति उत्तरदायी होती है और उसके द्वारा हटाई जा सकती है। सी में दिया है सरकार लोगों के द्वारा निर्वाचित होती है और उसके द्वारा हटाई जा सकती है। डी है आपका सरकार संसद के द्वारा चुनी जाती है किंतु निर्धारित समय अवधि के पूर्ण होने के पूर्व हटाई नहीं जा सकती। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका, सरकार संसद के प्रति उत्तरदायी होती है और उसके द्वारा हटाई जा सकती है। तो इसको आप लोग ध्यान देंगे। चलिए अगला देखते हैं। प्रश्न नंबर 7वां देखते हैं क्या पूछा गया है। प्रश्न नंबर 7वां में भारतीय संसदीय प्रणाली ब्रिटिश संसदीय प्रणाली से इस बात में भिन्न है कि भारत में, देखते हैं इसका ऑप्शन क्या क्या है। ऑप्शन ए है आपका वास्तविक और नाम मात्र दोनों प्रकार की कार्यपालिका है। बी है आपका सामूहिक उत्तरदायित्व की प्रणाली है। सी में दिया है द्विसदनीय विधायिका है। डी है आपका न्यायिक पुनरावलोकन की प्रणाली है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर
डी न्यायिक पुनरावलोकन की प्रणाली है, यही आपका ब्रिटेन की संसदीय प्रणाली से भिन्न है। अगला देखते हैं प्रश्न नंबर 8वां, देखते हैं क्या पूछा गया है। प्रश्न नंबर 8वां में देख लेते हैं, प्रश्न नंबर 8वां में क्या पूछा है। भारत के संदर्भ में संसदीय शासन प्रणाली में निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत संस्थागत रूप में निहित है। देखते हैं इसका ऑप्शन क्या है। ऑप्शन ए दिया है मंत्रिमंडल के सदस्य संसद के सदस्य होते हैं। दूसरा में दिया है आपका जब तक मंत्रियों को संसद का विश्वास प्राप्त रहता है तब तक ही वे अपने पद पर बने रहते हैं। तीसरा में है राज्य का अध्यक्ष ही मंत्रिमंडल का अध्यक्ष होता है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, केवल 1 और 2। देखिए इसमें 1 और 2 ही संस्था के रूप में निहित है, जबकि आपका तीसरा सही नहीं है, तो इसका आंसर केवल 1 और 2 हो जाएगा। अगला देखते हैं प्रश्न नंबर 9वां, देखते हैं क्या पूछा है। भारत में राजनीतिक व्यवस्था के मूलभूत लक्षण है। देख लेते हैं कौन कौन से लक्षण है उसको। तो देखिए इसमें पहला दिया है यह एक लोकतांत्रिक गणतंत्र है। दूसरा, इसमें संसदात्मक रूप से सरकार है। तीसरा, सर्वोच्च सत्ता भारत की जनता में निहित है। चौथा, यह एक एकीकृत शक्ति का प्रावधान करती है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 1, 2, 3 एकीकृत शक्ति का प्रावधान नहीं करती, तो इसको आप लोग ध्यान देंगे। अगला देखते हैं प्रश्न नंबर 10वां, देखते हैं क्या पूछा गया है। निम्न में से कौन सुशासन की विशेषता नहीं है। देख लेते हैं सुशासन की विशेषता नहीं है उसको, तो देखते हैं इसका ऑप्शन। ऑप्शन नंबर ए दिया है जवाबदेही, बी पारदर्शिता, सी कानून का नियम, डी लाल फीताशाही। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी लाल फीताशाही। अगला देखते हैं प्रश्न नंबर 11, देखते हैं क्या पूछा है। कल्याणकारी राज्य का उद्देश्य है। देख लेते हैं कल्याणकारी राज्य का क्या उद्देश्य होता है, तो देखते हैं इसका ऑप्शन। ऑप्शन ए दिया है अधिकतम संख्या का अधिकतम कल्याण सुनिश्चित करना, बी है कमजोर वर्गों के कल्याण का प्रबंध करना, सी सभी नागरिकों को स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान करना, डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी कमजोर वर्गों के कल्याण का प्रबंध करना। अगला देखते हैं प्रश्न नंबर 12 में क्या पूछा गया है। निम्नलिखित में से कौन सी सही है। देखिए कौन सा सही है पूछा गया है। इसमें से अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली की विशेषता है बोला है, तो देखते हैं इसका ऑप्शन। ऑप्शन नंबर ए है कार्यकारिणी का प्रमुख राष्ट्रपति होता है, बी राष्ट्रपति अपने मंत्रिपरिषद का चयन स्वयं करता है, सी राष्ट्रपति व्यवस्थापिका को भंग नहीं कर सकता, डी ऊपर वर्णित सभी तथ्य सही हैं। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ऊपर वर्णित सभी तथ्य आपका सही है। चलिए अगला देखते हैं प्रश्न नंबर 13 में क्या पूछा गया है। देख लेते हैं प्रश्न नंबर 13 में क्या पूछा गया है। निम्नलिखित में से किनसे विनिर्धारित होता है कि भारत का संविधान परिसंघीय है। देख लेते हैं इसका ऑप्शन। ऑप्शन ए है संविधान लिखित और अनम्य है, बी है आपका न्यायपालिका स्वतंत्र है, सी अवशिष्ट शक्तियों का केंद्र में निहित होना, डी केंद्र और राज्य के बीच शक्तियों का वितरण। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का वितरण। अगला देखते हैं प्रश्न नंबर 14, देख लेते हैं क्या पूछा है इसमें। निम्न कथनों पर विचार कीजिए और अंत में दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। देखिए इसमें कथन और कारण दिया गया है, तो देखते हैं इसका कथन में क्या दिया है। देखिए कथन ए में दिया है भारत के संविधान में एक संघीय प्रणाली का प्रावधान है, जबकि कारण आर में दिया है उसने एक बहुत शक्तिशाली केंद्र की रचना की है। इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ए और आर सही है, परंतु आर ए का स्पष्टीकरण नहीं है। अगला देखते हैं प्रश्न नंबर 15, देखते हैं क्या पूछा है इसमें। कथन ए भारत में संघवादिता व्यवहारिक नहीं है, कारण आर बोला है भारत एक संघीय राज्य नहीं है। इस प्रकार हम लोग बात करें इसके आंसर की, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ए सही है परंतु आर गलत है। देखिए भारत में संघवादिता व्यवहारिक नहीं है, यह सही है, जबकि भारत एक संघीय राज्य है, यह गलत है। तो इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, ए सही परंतु आर गलत। अगला देखते हैं प्रश्न नंबर 16, देखते हैं क्या पूछा है। प्रश्न नंबर 16 में भारत में संघीय व्यवस्था से संबंधित निम्न कथनों
में से कौन सा सही है। देखते हैं इसमें क्या क्या कथन दिया है। देखिए इसमें पहला बोला है संविधान शासन की मूल संरचना के लिए एक संघीय व्यवस्था की प्रस्तावना करता है। दूसरा में है एकात्मक झुकाव का उसमें सशक्त मिश्रण है। तीसरा है दोनों संघ तथा राज्य विधायिकाएं प्रभुता संपन्न हैं। चौथा है विधायकीय वित्तीय तथा न्यायिक शक्तियाँ संघ तथा उसकी इकाइयों के मध्य विभाजित कर दी गई है। इसका अगर हम लोग आंसर की बात करें तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, केवल 1 तथा 2 हो जाएगा इसका आंसर। तो इसको आप लोग देख लेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में पूछा जा सकता है। अगला देखते हैं प्रश्न नंबर 17, देखते हैं क्या पूछा है। प्रश्न नंबर 17 में कथन ए दिया है भारत का राष्ट्रपति परोक्षतः निर्वाचित होता है। कारण आर दिया है भारत में संसदीय प्रणाली को गणतंत्रवाद के साथ जोड़ा गया है। तो इसका अगर हम लोग आंसर की बात करें, इसका आंसर ए हो जाएगा आपका। ए और आर सत्य है तथा आर ए का एक मान्य स्पष्टीकरण है, यह इसका आंसर हो जाएगा। तो इसको आप लोग देख लेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में पूछा जा सकता है। अगला देखते हैं प्रश्न नंबर 18, देखते हैं क्या पूछा गया है। प्रश्न नंबर 18 में पूछा गया है नीचे 2 वक्तव्य दिए गए हैं, देख लेते हैं क्या क्या दिया है। कथन ए बोला है राजनीतिक दल लोकतंत्र के जीवन रक्त है, जबकि कारण आर दिया गया है लोग खराब शासन के लिए सामान्यतः राजनीतिक दलों को कोसते हैं। इसका आंसर की अगर हम लोग बात करें, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ए और आर दोनों सही हैं तथा आर सही स्पष्टीकरण है ए का। देखिए इसमें राजनीतिक दल लोकतंत्र के जीवन रक्त है, यह सही है, जबकि लोग खराब शासन के लिए सामान्यतः राजनीतिक दलों को कोसते हैं, यह भी सही है। और इसका जो व्याख्या करता है बोला गया है, सही स्पष्टीकरण करता है बोला गया है, यह सही है। तो इसको आप लोग ध्यान देंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसे ही प्रश्न अभी व्यापम द्वारा पूछा जा रहा है, तो इसको आप लोग अच्छे से ध्यान देंगे। चलिए अगला देखते हैं प्रश्न नंबर 19, देखते हैं क्या पूछा है। प्रश्न नंबर 19 में नीचे 2 कथन दिए गए हैं, जिनमें एक को कथन ए और दूसरे को कारण आर कहा गया है। देखते हैं कथन ए में क्या दिया है। कथन ए में दिया है भारतीय राजनीतिक व्यवस्था की प्रकृति में निरंतरता एवं परिवर्तन के तत्व मूर्त रूप में पाए जाते हैं, जबकि कारण आर में दिया गया है भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में निम्न राजनीतिक कार्यशैलियों जैसे आधुनिक शैली, परंपरागत शैली तथा संत शैली के तत्व समाहित हैं। तो इसका अगर आंसर की हम लोग बात करें तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ए और आर दोनों सही हैं तथा आर ए का सही व्याख्या करता है, इसको आप लोग ध्यान देंगे। अगला देखते हैं प्रश्न नंबर 20, देखते हैं क्या पूछा है। प्रश्न नंबर 20 में कारण ए दिया है भारतीय संविधान अर्ध संघात्मक है, जबकि कारण आर में दिया है भारतीय संविधान न तो संघात्मक है और न ही एकात्मक है। तो देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर ए हो जाएगा। ए तथा आर दोनों सही हैं तथा आर ए का सही व्याख्या करता है। देखिए भारतीय संविधान है वह अर्ध संघात्मक है, न तो यह पूर्णतः संघात्मक है और न ही पूर्णतः एकात्मक है, जबकि आर में इसी को बताया गया है। इस प्रकार यह इसका स्पष्टीकरण करता है। तो इसको देख लेंगे आप लोग। ऐसे ही व्यापम द्वारा अभी वर्तमान पैटर्न के हिसाब से क्वेश्चन पूछा जा रहा है। चलिए अगला देखते हैं प्रश्न नंबर 21, देखते हैं क्या पूछा है। भारतीय संविधान की प्रकृति क्या है पूछा है। तो देखते हैं इसका ऑप्शन क्या क्या है। ऑप्शन ए दिया है संघीय, बी है आपका एकात्मक, सी संसदीय, डी प्रकृति में संघीय किंतु भावना में एकात्मक। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, प्रकृति में संघीय किंतु भावना में एकात्मक। अगला देखते हैं प्रश्न नंबर 22 में क्या बोला गया है। किसने कहा था भारत अर्ध संघात्मक राज्य है। देख लेते हैं कि किसने कहा है भारत अर्ध संघात्मक राज्य है करके। तो देखते हैं इसका ऑप्शन ए दिया है हेराल्ड लॉस्की, बी है आइवर जेनिंग्स, सी है आपका लॉर्ड ब्राइस, डी है आपका केसी वियर। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, केसी वियर। इसी के द्वारा भारत एक अर्ध संघात्मक राज्य है बोला गया है। तो इसको आप लोग ध्यान देंगे, पेपर में पूछा जा सकता है। अगला देखते हैं प्रश्न नंबर 23 में क्या बोला गया है। यदि हमारी सभ्यता विफल होती है तो यह मुख्यतः प्रशासन के ध्वस्त होने का कारण होगा, यह कथन दिया गया है। तो देखते हैं इसका ऑप्शन ए है एल.डी. व्हाइट द्वारा, बी एलेक्जेंडर पोप द्वारा, सी डब्ल्यू.बी. डानहम द्वारा और डी है आपका एडमंड बर्क के द्वारा। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, डब्ल्यू.बी. डानहम के द्वारा। अगला देखते हैं
प्रश्न नंबर 24 देखते हैं क्या पूछा गया है। इसमें निम्नलिखित में से किनको विधि के शासन के प्रमुख लक्षणों के रूप में माना जाएगा। देख लेते हैं इसका ऑप्शन। ऑप्शन ए है आपका शक्तियों का परिसीमन, दूसरा है आपका विधि के समक्ष समता, तीसरा है सरकार के प्रति जन उत्तरदायित्व और चौथा है आपका स्वतंत्रता और नागरिक अधिकार। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, केवल 1, 2, 4 अर्थात आपका तीसरा यह जो विधि के शासन के जो लक्षण है उसमें शामिल नहीं है सरकार के प्रति जन उत्तरदायित्व, जबकि पहला, दूसरा और चौथा विधि के शासन के प्रमुख लक्षण के रूप में माना गया है। तो इसको आप लोग ध्यान देंगे। अगला देखते हैं प्रश्न नंबर 25 देख लेते हैं क्या पूछा है। परिभाषा से संवैधानिक सरकार का अर्थ है। देख लेते हैं संवैधानिक सरकार का अर्थ क्या होता है। तो देखते हैं इसका ऑप्शन। ऑप्शन ए है विधानमंडल द्वारा सरकार, बी है लोकप्रिय सरकार, सी बहुदलीय सरकार, डी सीमित सरकार। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सीमित सरकार। संवैधानिक सरकार का अर्थ होता है आपका सीमित सरकार। तो चलिए आज का क्लास यहीं तक रखते हैं। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।